प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान गुणवान हो, आज्ञाकारी हो तथा संस्कारवान हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। जब भी माता पिता अपनी संतान में अच्छे गुण देखते हैं तो वे उसे राजा बेटा कहते हैं, अर्थात एक उच्च गुणों से युक्त संतान। राजा बेटा नामक ये जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये श्री मुनि माणिक्यम नरसिंह राव द्वारा रचित एक तेलुगु कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर भीमसेन निर्मल जी ने किया है। तो आइए सुनते हैं राजा बेटा। मेरे 5 संतान हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के। इन दोनों में बड़े का नाम श्री रघुराम याज्ञवल्क्य है। यह सोचकर कि वह भी याज्ञवल्क्य महर्षि के समान मेधावी होगा, कांतम मेरी पत्नी ने यह नाम रखा। कई बार उसने मुझसे यह भी कहा कि यह असामान्य बुद्धिमान तथा प्रतिभावान बनेगा। उसका मुखड़ा सावले रंग में सदा खिला रहता है। उसकी चितवन गंभीर और चाल एक तरह की श्रेष्ठता लिए होती है। उसकी माता कांतम उसे निकट लेकर चूम कर कहती, मेरा बाबू बड़ा होने पर बहुत बड़ी नौकरी करेगा। भगवान उसे आयु और आरोग्य दे तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर विराजेगा। इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं सूझी तुम्हें? मैंने पूछा। खैर, यह नहीं तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ही सही। क्या विचार है आपका? हाँ, जरूर बनेगा। कांतम उसे फिर एक बार नजदीक लेकर और एक बार प्यार जताकर कहती, क्यों जी, इसमें क्या कमी है? यह तो दौरा बाबू यानी कि राजा बेटा है। इस प्रकार बार बार कहने पर रघु ने निश्चय कर लिया कि बस किसी ना किसी दिन वह एकदम बड़ा आदमी बन जाएगा। किसी के बतलाए बिना ही उसमें कुछ उच्च गुण आ गए थे। जैसे कोई भिखारी घर के सामने आकर दीनतापूर्वक मांगता था तो अपनी जेब में भले ही 1 पैसा ना रहे, जितने भी पैसे उसकी जेब में होते, 1 आना, चवन्नी, जितना भी होता, वो भिखारी को दे देता। और दे देने के बाद उसे कभी भी अपने अभाव पर कोई दुख नहीं होता। साधारण परिवार में पैदा होकर भी वह छोटे जमींदार के समान समय बिता रहा था। अब तक वैसे ही ऊंचा आचरण होता आया है उसका। उस दिन स्नान करते समय ही छोटे ने आकर सूचना दी कि सूर्य मामा आए हैं। मैं जल्दी नहाकर ऊपर गया। तब सूर्य नारायण कुर्सी पर बैठे सिगरेट फूंकते हुए कांतम से बातें कर रहे थे। वह किवाड़ से सटकर खड़ी थी। कुशल वार्ता के बाद सूर्य नारायण ने पूछा, यही तो तुम्हारा बड़ा लड़का है ना? मैंने हामी भरी। सूर्य नारायण के बुलाने पर वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया, सगौरव और स्वाभिमान के साथ। उसे अपने पास की कुर्सी पर बिठाते हुए उसके बारे में कुछ कहने का उपक्रम किया कि सिगरेट खत्म हो, नई सिगरेट जलाकर बड़ी आत्मीयता बरतते हुए प्रसन्न वदन हो, गंभीर स्वर से एक एक अक्षर पर जोर लगाते हुए वे बोले, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इन बातों को सुनकर कांतम का मुख प्रसन्नता से खिल गया, पर मौन श्रद्धा के साथ सूर्य की बातें सुनने का कौतूहल दर्शाती रही। वे आगे बोले, इसने आदर सत्कार की यह विधि कहां से सीख ली? मुझसे जवाब पाने की आशा छोड़कर कांतम की ओर देखा उन्होंने। उसे क्या मालूम क्या कहा उसने? कांतम ने पूछा। सूर्य नारायण ने फिर से कहना शुरू किया। घर के सामने कार रोककर मैंने पूछा, पिताजी हैं क्या? वह सामने आया और बोला, जी हां, पिताजी घर पर ही हैं, स्नान कर रहे हैं, पधारिए। उसका स्वभाव ऐसा ही है भैया, थोड़ा बहुत स्वागत सत्कार मालूम है, कांतम ने कहा। वास्तव में
10 वर्ष के बच्चे को इतना मालूम रहना ही बड़ी बात है। यही नहीं, कहने के ढंग में कितनी विनय भरी थी, कितना स्वाभिमान। मेरे बच्चे की तारीफ की मेरे दोस्त ने। सच, इसमें कौन बड़ी बात है भाई साहब। प्रकट रूप से तो ऐसा कह दिया, पर अंतर में फूले ना समा रही थी कांतम। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सी आदर सत्कार की विधि का मालूम रहना भी कौन बड़ी बात है, कांतम ने कहा। क्या कहती हो तुम भी, मैं इंश्योरेंस के काम से हजारों के घर आता जाता रहता हूं। आमतौर पर धनवानों के घर भी आता जाता रहता हूं, पर इतनी अवस्था में यह बात मैंने बहुत कम देखी है, सूर्यम ने कहा। सूर्यम मेरी पत्नी के सगे भाई नहीं है, मेरे बाल्यकाल के मित्र हैं। पहले मेरी पत्नी के भाई बने, फिर सगे भाई से भी बढ़कर प्रेम रखते हैं। कभी काम पर आते हैं तो हमारे यहां अवश्य आ जाते हैं। मैं थोड़ी देर सोकर नीचे उतर आया। वे अभी सो रहे थे। मेरी पत्नी दोपहर के नाश्ते के लिए बड़े बना रही थी। तो कांतम, नाश्ते के लिए बड़ा बना रही हो? फिर कॉफी भी? इतनी धूप में कॉफी की क्या जरूरत है, कांतम ने कहा। कुछ शरबत वरबत दोगी तो अच्छा रहेगा, सिर्फ पानी क्या अच्छा लगेगा? मैंने यूं ही पूछा। कांतम ने कहा, कोई बात नहीं, अब शरबत कहां से आएगा, कुएं के ठंडे पानी से ही काम चल जाएगा। पानी में नींबू का रस और थोड़ी शक्कर डाल दूं तो अच्छा रहेगा ना, मैंने कहा। फिर नींबू कहां से आएगा? तो मैं बाजार से ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, इस धूप में आपका बाजार जाना मैं कतई पसंद नहीं करती। वैसी बात है तो रघु को भेजिए। कांतम ने उसे बुलाया। वह आकर खड़ा हो गया मां के सामने। मां पुत्र को देख प्रसन्न हो रही थी। बेटे, जरा बाजार तक हो आना है, मैंने कहा। अच्छी बात है, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, देखो बेटा, यह रुपया लो, बाजार जाकर 1 पाउंड बर्फ और 4 नींबू लाना है। मैं ऊपर गया। मेरे और सूर्यम के नीचे आने तक कांतम ने हमारे लिए और बच्चों के लिए चांदी की थालियों में बड़े परोस दिए। रघु की थाली अभी खाली पड़ी थी। कुछ परेशानी सी हुई कि अभी तक वह क्यों नहीं आया। पूरे 10 मिनट बाद घर के सामने किसी तांगे के रुकने की आवाज आई। रघु आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। उसका सारा सिर भीग गया था, कपड़े भीगे हुए थे, बदन पर भूसा पड़ा हुआ था। अरे यह क्या हुआ है, पूछती हुई उसकी मां आंचल से उसका सिर पोंछने लगी। निगोड़ा बर्फ का टुकड़ा पिघल गया और भूसा सारे बदन पर फैल गया। बिना सांस लिए वह कहता चला गया। पहले नींबू ही खरीदे थे, सैकड़ा 4 आने में, 1 आने में 10 बोल रही थी। नुकसान की बात सोचकर 50 खरीद लिए। देखा कितना बुद्धिमान है मेरा बेटा, उसकी मां ने कहा। बस वहां से बर्फ के कारखाने में गया और 1 पाउंड बर्फ खरीद ली। एक हाथ में नींबुओं की थैली और सिर पर बर्फ की पोटली रखकर मैं चल पड़ा। नए जूते काटने लगे, इसलिए जूते और छाता वहीं किसी सोडे वाले की दुकान में रखकर चल दिया। कुली 1 आने से कम पर राजी ही नहीं हुआ, इसलिए मैं बिना मजदूर के ही चल पड़ा। बर्फ सिर पर रख ली और हाथ में नींबू की थैली। मेरे लाल, मेरे लाडले, देखा मजदूरी का 1 आना बचाकर स्वयं पैदल आया है। आपकी तरह आधे आने की चीज के लिए 1 आने की मजदूरी नहीं दी, कांतम ने मेरी ओर देखकर कहा। और सुनो मां, रास्ते में आते आते बर्फ पिघली और सारा भूसा शरीर पर। धूप में बर्फ पिघलती है, यह बात मुझे आज मालूम हुई। इस तरह तो घर पहुंचने तक 1 टुकड़ा भी ना बचेगा, यह सोचकर वहां के किसी दफ्तर में बर्फ रखकर नींबू की थैली लेकर चल दिया। रास्ते में रेत में पैर जलने लगे, चला ही नहीं गया। किसी तरह 2.5 आने में तांगा तय कर बस आ गया। लो ये बचे हुए पैसे। तो 2 नींबू 1 आने के
बर्फ 1.25 आने की जगह तेरे लाडले ने 5 आने खर्च किए हैं। मैंने कांतम से कहा। खैर जाने दीजिए, अभी बच्चा ही तो है। वैसे सोच ही रही थी कि नींबू का अचार बनाना है। अच्छा ही किया। अच्छा पहले रस तो बनाओ, मैंने कहा। अरे नींबू कहाँ रखे? अरे रे, वह आंगन की तरफ दौड़ा। तांगा किस तरफ गया है? तो देखा आपने रघु ने किस प्रकार पैसे बचाने के उद्देश्य से काम किया और ज्यादा पैसे खर्च करके भी ना तो नींबू ही लाया, ना ही बर्फ।